अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान का दौरा न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। कुछ अहम पॉइंट जिसमें मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करती चलूँ कि अफगान तालिबान जंगबंदी का मुआहदा, साथ ही साथ दोनों ममालिक के दरमियान जो बद-एतमादी की फ़िज़ा है उसका खात्मा किस तरह से मुमकिन है, और इसके अलावा मालूमात के तबादले पर इत्तफाक हुआ है। लेकिन हमने ये तो कहा कि अशरफ गनी साहब से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात आज हुई है। ये उनकी तीसरी मुलाकात है जो कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हुई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे, तो अफगान सरजमीन पर उनका वहाँ पर होना और इस तमाम तर मामलात पर उनकी गुफ्तगू करना और 1-on-1 का मुलाकात होना, ये किस हद तक नतीजा खेज साबित हो सकती है। प्रोग्राम में पहले टॉपिक पर हम इसी पर बात करने वाले हैं। दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अहम बयान दिया। गो के ये बयानात वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार वो हमें एग्रेसिव मूड में दिखाई दिए और ये कहा कि ABC कोई भी ऑप्शन उनके पास हो, इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे, इस हुकूमत को घर जाना ही है। अब वो ऑप्शन उनके ज़ेर गौर कौन सी हो सकती है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसाइड करना है। लेकिन डेडलाइन उन्होंने 2021 जनवरी तक की दी है। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की, जिसके हवाले से मुस्बत आशारिये आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजर-ए-आम पर आए हैं। अब ये आशारिये किस हद तक मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शफ़ाई साहब, NBC, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमन शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ैगम साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, और साथ ही साथ एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अनीका निसार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बात करते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा है और बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो पहली बार अफगान सरजमीन पर आज मौजूद थे। ये दौरा हर एतबार से अहमियत का हामिल था, जैसे कि मैंने इब्तिदाई में भी कहा। लेकिन क्या इस दौरे के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बद-एतमादी की जो फ़िज़ा है वो ख़त्म हो सकेगी, वो कम हो सकेगी? जनरल साहब, आपकी ओपिनियन के बारे में आज प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर जाना, अशरफ गनी साहब से 1-on-1 मुलाकात करना, इस बात का इंदिया हमें देता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो बद-एतमादी की जो फ़िज़ा है वो कम हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो पहले भी मसाइल नहीं थे और हम बार बार उनके साथ एक बॉर्डर मैनेजमेंट का मुआहदा करते रहे। यहाँ तक कि हमने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी उनको मुआहदा ऑफर किया, जो कि उन्होंने कबूल करके फिर बाद में मुकर गए और कहा जी हम दस्तखत नहीं करते। और इसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट का हर दफा हमेशा जब यहाँ पे आते हैं तय करके वापस जाके फिर वो बॉर्डर मैनेजमेंट में तावन नहीं करते। तो इसका एक बैकग्राउंड तो मौजूद है। लेकिन अगर हम इसको आज के दौर में देखें तो कुछ थोड़ा सा फर्क ये मालूम होता है कि यहाँ पिछले दिनों अब्दुल्ला आए और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि ठीक है, पुराना दौर हमें भूल जाना चाहिए, एक नई इब्तिदा करनी चाहिए। ये सब कुछ ठीक, और कुछ लगता था कि बेहतरी है और एक एतमाद साजी बेहतर रास्ते पे जा रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने भारत का दौरा किया। अब भारत के मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत के मफादात कतन ये नहीं है कि इस अमन प्रोसेस में तालिबान के हिस्से में कुछ आए। नेचुरली अगर तालिबान को वहां कुछ नहीं मिलता तो अमन नहीं आता, और अमन नहीं आता तो भारत जो खेल वहां से खेल रहा है वो खेलता रहेगा। तो जो पाकिस्तान की शिकायत है, पाकिस्तान ने कभी खुल के शिकायत नहीं की, कभी इसको अफगानिस्तान को कभी शर्मसार करने की कोशिश नहीं की, कभी मीडिया में नहीं ये अपना मौक़िफ़ उछाला। लेकिन उसके बावजूद ये चीजें रुकी नहीं, वहां से होती रही, और ये मेरा नहीं अंदाजा कि ये रुक सकेंगे। तो एक यकतरफा हमेशा से अफगानिस्तान का मुतालबा रहा, हम मुतालबात पूरे करते रहे और ये चीजें इसी तरह चलती रही। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से हमें जो मसाइल है वो हल नहीं हो सके। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये इसी तरह रहेगा जब तक कि तालिबान हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट नहीं बनती जिसकी रेट पूरे अफगानिस्तान पे हो और वो किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे किसी के खिलाफ, तो फिर बात और है। आज की सूरत हाल ऐसी है कि वहां पे इंडिया के ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, आर्मी में भी, पुलिस में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी। इंडियन ऑफिसर उनकी NDS में काम करते हैं, वहां पे ऐसे नहीं बैठे हुए, वो अपने मफादात के लिए बैठे हुए। तो जो हमने अभी डोजियर दिया वो कोई पुरानी बात नहीं, जिसमें हमने सब कुछ बताया कि ये अफगानिस्तान से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने अफगानिस्तान को कोई सरजनिश नहीं की। जो कुछ कहा वो इंडिया के बारे में कहा। तो उससे एक चीज तो वाज़ेह है कि हम अफगानिस्तान को
किसी भी शक्ल में उनको शर्मसार नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया के मफादात हैं, चूंकि वहां के आज का सेटअप जो आज के वहां पे बैठे हुए हैं हुक्मरान या नॉर्दर्न अलायंस के लोग, इनके मफादात इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने माल भी खाया उनसे, रिश्वतें भी खाई हैं। इनकी दूसरी बीवियां जो हैं वो दिल्ली में रहती हैं, घर वहां पे दिए हुए हैं। तो मफादात कुछ ऐसे मिक्स्ड हैं कि ये एस्पेक्ट जब तक कवर नहीं होगा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से हमेशा एतमाद का मसला रहे। नासिर भाई तुकफाई साहब, माजी में हमने देखा है कि अशरफ गनी पीटीएम के हक में ट्विटर पर खासे बयान देते रहे हैं। वो फैक्टर भी यहीं पर मौजूद है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन वहां पर मौजूद होना वो कुछ रोल प्ले कर सकेगा कि जो एक एतमाद की फिजा है वो थोड़ी बेहतर हो सके? एतमाद की फिजा तो 47 से नहीं है और ये कोई नई बात भी नहीं है। अफगानिस्तान से हमेशा पाकिस्तान की जड़ें काटने की कोशिश की है। आलमी फोरम से हमें शर्मसार किया है। OIC में हमें हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। ह्यूमन राइट्स में हमारे ख़िलाफ़ बातें की हैं। बहुत सी बातें फिर गोलाबारी हम रोज़ करते हैं। वो रोज़ाना उनके यहाँ से दरअंदाजी होती है हमारी तरफ बार बार हमारे जवानों पर हमले करते हैं। और क्योंकि हम रिस्ट्रेन करते हैं इसलिए हम सरहद पार हमला नहीं करते। अगर पाकिस्तान काबुल रजीम के हमलों का जवाब देने पर रजामंद हो जाए, तैयार हो जाए, तो फिर आप देखिए नक्शा क्या होता है यहाँ का। जिस जगह से गोला आए वो उस पर अटैक किया जाए, फ़िज़ाई हमला किया जाए या मिसाइल मारा जाए। सिंपल कहानी है, एतमाद बहाल हो जाएगा। ऐसा एतमाद बहाल होगा कि वाह वाह। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला के यहाँ आना मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं था। मैं जानता था क्या होगा। बहुत से लोगों ने बात की कि वो आए और बहुत सी अच्छी बातें की। वो वापस जाकर उन्होंने फिर वही गंदी बातें की हमारे बारे में, जो बच्चे कहते हैं गंदी बातें की वो की। तो वो उनके मिजाज में, ख़मीर में, तो इसको काबुल को आज़ाद होने दीजिए। 12 से 15 किलोमीटर का इलाका है, वो आज़ाद होने दीजिए। अमरीकी फ़ौज वापस चले जाए, उस वक्त तक जंगबंदी जहाँ कल भी हमने बात की नहीं होगी जब तक पूरा काबुल आज़ाद ना हो जाए, अफ़गानिस्तान आज़ाद ना हो जाए और अमरीकी फ़ौज वहाँ से निकल ना जाए। अब डेमोक्रेट्स भी आ गए हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ 2000 वो रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं समझता हूँ या बेएतमादी बरकरार रहेगी, उस वक़्त तक रहेगी जब तक अफ़गानिस्तान अपने आप को सीधा नहीं कर लेता, तरीक़े से बात नहीं करता, डिप्लोमेसी की बात नहीं करता, हथियारों की बात करता है, दरअंदाजी की बात करता है और डोजियर में जो 66 कैंप हैं वो ख़त्म नहीं करता। अनिका, ये ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती है अमरीकी फ़ौज के वहाँ पर विड्रॉ की, उनकी ट्रूप्स की, या फिर अगर वो नहीं होती फ़ौजी इनक़लाब भी बड़ा मैटर करता है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस सिलसिले में बात की कि जो अमरीका की नई क़यादत है उसका भी इस पर ख़ासा इम्पैक्ट आएगा। प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर जाना कितना बेहतर साबित हो सकता है बदएतमादी की फ़िज़ा को कम करने में? अनिका, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको सुनने से कासिर हूँ, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आपको नहीं सुन पा रहे हैं। ज़ाकम साहब देखिए, अनिका ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, ये अलामती लिहाज से तो अहम हो सकता है और फिर ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका में हुकूमत तब्दील हो रही है। लेकिन मैं नहीं समझता इस एक दौरे की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की दो मेरा ख़्याल है बुनियादी कंडीशंस हैं। एक बात यह है कि जो इंटर अफ़गान डायलाग हैं वो किसी तरफ जाएं, कोई रुख अख्तियार करें, जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल एक हद तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह कि अफ़गान अलीट जो है, जो अफ़गान हुक्मरान हैं, वो पाकिस्तान के कौमी मफादात को तवज्जो देना सीखें, उस पर भी तवज्जो दें। अब मसला ये है कि अफ़गान जो मुख्तलिफ़ गिरोह हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं। इस वक्त भी एक स्टेल मेटेड सिविल वार है, एक ऐसी सिविल वार है जिसमें एक ग्रुप दूसरे को शिकस्त नहीं दे सकता। और जब आपस का उनका झगड़ा होता है तो वो इल्ज़ाम किसी और को देते हैं, किसी बाहर वाले को देते हैं। हालांकि मसला उनका अपना ये है कि उनके यहाँ विनर टेक्स ऑल एटीट्यूड है। कोई गिरोह दूसरे गिरोह को कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है, वो चाहता है कि मुकम्मल हुकूमत उसको मिले। यही बात इस वक्त की अफ़गान हुकूमत भी चाहती है।
अब जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इत्तफाक करता हूँ, और NBC ने भी कुछ बातें बहुत अच्छी उसमें इजाफा किया, बताया। देखिए, जो काबुली अलीट है, पाकिस्तान दुश्मनी उसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। 1948 से लेकर जब उन्होंने फाटा में दरअंदाजी शुरू की थी, आज के दिन तक पाकिस्तान में कोई एक भी फितना ऐसा नहीं है, एक इंसर्जेंसी, एक मिलिटेंट स्ट्रगल ऐसी नहीं है जिसकी बेस काबुल में ना बनी हो। आज के दिन भी जब वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दोस्तों ने बताया कि किस तरीके से बलोच इंसर्जेंट्स भी वहाँ बैठे हुए हैं, TTP की बेस भी जो है वो वहाँ है। पाकिस्तान का मेन कंसर्न क्या है? जो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान अपनी ज़मीन में भारत को स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना दे। भारत जो पाकिस्तान का घेराव करना चाहता है, अफ़गानिस्तान उसके लिए फैसिलिटेट ना करे, और अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल वही किया। और उसके बदले में देखिए पाकिस्तान क्या नहीं करता। पाकिस्तान हर रोज़ 70,000 अफ़गानों को बग़ैर वीज़े के अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे रहा था। पाकिस्तान ने एक ऐसा मुआहदा किया हुआ है ट्रांजिट ट्रेड का, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। वो चीज़ें अफ़गानिस्तान जाती हैं जो सब की सब स्मगल होकर पाकिस्तान आ जाती हैं। 30 लाख लोगों को हमने मेहमान बनाया है। मुतालबा क्या सिर्फ ये था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ताल्लुकात को बैलेंस करे, पाकिस्तान का घेराव करने में भारत की मुआवनत ना करे। जब तक अफ़गानिस्तान इस बात को तवज्जो नहीं देता और जब तक वहाँ भारतीय इंटेलिजेंस के मरकज़ कायम रहते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा नरमी आए, और दूसरी तरफ जब अफ़गान अपने मामलात आपस में ठीक नहीं करते तो भी वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते रहेंगे। अनिका, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, गुज़िश्ता हफ्ते की सारी रुदात है जब DG ISPR ने भी इस बारे में जिक्र किया कि 66 ठिकाने इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं जहाँ से भारत ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा, बात फिर वहीं पर आ गई, बदएतमादी की फिजा। देखिए, बदएतमादी हमारे यहाँ बड़ी हिस्टोरिकली प्रिवेल करती रही है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उस बदएतमादी को आगे भी प्रिवेल होने दें। अफगानी यूथ और पाकिस्तानी यूथ का जो मुस्तकबिल है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में बदअमनी होती है तो पाकिस्तान में बदअमनी होती है, अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ होती है तो पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, और वहीं से भारत भी जो है वो पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बिजी रखने की कंप्लीट और कंटिन्यूस कोशिश करता रहता है। इसलिए अफगानिस्तान का एतमाद पाकिस्तान पे बहाल होना बहुत ही अहम है। यहाँ वजीर आजम साहब को भी ये मालूम है और हमारी अशराफिया को भी ये बात मालूम है, हमारी क़यादत को भी ये बात मालूम है कि इस एक दौरे से बरसों की जमी हुई बर्फ पिघलने वाली नहीं है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पहला हथौड़ा भी ना मारा जाए। आई थिंक आई पर्सनली व्यू के जी ये जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट अफगानिस्तान के लीडरान को ये यकीन तो आएगा कि पाकिस्तान अब वो अमन चाहता है अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के लोगों से थ्राइव करे, किसी एक ग्रुप से नहीं, किसी एक सियासी जमात से नहीं, किसी एक सियासी ग्रोह से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों से। और अफगानिस्तान के लोग ही वो हैं जो कि बेसिकली देरपा अमन की यकीन दहानी भी करा सकते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम आप किसी भी सियासी जमात से बात करें या सियासी ग्रोह से बात करें या किसी भी लीडर से बात करें तो वो आपको अफगानिस्तान के अमन का जामिन नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि उसको खुद मालूम नहीं है कि किस दिन किस जगह पर किस फोर्सेस की तरफ से कब्जा कर लिया जाए। एट दिस पॉइंट इन टाइम अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान की हुकूमत के अंडर नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान की हुकूमत भी सही वो जगह नहीं है जहां अफगानिस्तान के लोगों की वो अक्कासी कर सके। एट दिस पॉइंट इन टाइम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते रहना है, और ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ये एक दिन, एक साल, एक महीने, 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होने वाला। दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है 1 दहाई लग जाए, हो सकता है 2 दहाइयां लग जाए, लेकिन पहला कदम बढ़ाना बड़ा जरूरी था। इसी के बाद हम ये यकीन कर सकेंगे, हम ये उम्मीद कर सकेंगे कि आने वाले वक्तों के अंदर एटलीस्ट हमारी अगली नस्ल के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एक दूसरे के हवाले से समहाउ दी अदर रवैया रहा है नेगेटिव, भारत का उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है, वो समहाउ दी अदर न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिविटी की होप रखनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा किसी न किसी तौर भी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मफाद में हो सकता है। मुजम्मिल साहब, अनीका बात करिए यहाँ पे कि पाकिस्तान को मजीद भी कोशिशें करना होंगी
और अफगानिस्तान का भी उसमें उतने ही रोल होना चाहिए। लेकिन माजी में भी हमने बहुत कुछ किए है, बहुत दहाइयाँ हमने इसमें गुजार दी हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो तालिबान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर भी पाकिस्तान ही लेकर गया। हाँ, लेकिन ये बात कोई अशरफ गनी साहब को पसंद तो नहीं है कि हमने अमेरिका और तालिबान को एक मेज़ पर लेकर आए हैं। ये तो अशरफ गनी के तख्त के लिए ख़तरे का बायस है। और अगर तालिबान वापस अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार के खेल में शामिल होते हैं तो ये बात अशरफ गनी और अब्दुल्ला को कैसे पसंद हो सकती है, जो एक अक़लियती, मेरा मतलब है अगर तालिबान गेम में आ जाते हैं तो वो तो अक़लियत में रह जाएंगे। और अगर कोई ऐसा इलेक्शन भी हो जाए जिसमें तालिबान हिस्सा ले लें, हिकमत-यार हिस्सा ले लें और सारे की प्लेयर्स उसमें हिस्सा ले लें, तो वो इलेक्शन अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान तो नहीं होगा, वो इलेक्शन तो फिर तालिबान वर्सेस सब के दरमियान हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनको यही है कि हम अमेरिका को और तालिबान को मेज़ पर ले आए हैं और इसीलिए वो हमसे ज़्यादा नाराज़ हैं आजकल। फिर भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जाना एक अच्छा इक़दाम था। ये ज़रूरी नहीं कि जो आपसे नाराज़ हो आप उससे फासले रखें। डिप्लोमेसी और सफारतकारी यही है कि जिनसे इख्तलाफ हो उनसे बातचीत का रास्ता निकाला जाए। ये दुरुस्त है कि आज कोई मुश्तरका एलामिया नहीं आया, कोई बड़ा एग्रीमेंट वहाँ नहीं हो सका, सिर्फ एक MOU साइन हुआ है, हालांकि हमारे ट्रेड मिनिस्टर वहाँ थे और वो भी कस्टम्स की सतह पर एक MOU साइन हुआ है। और दोनों हेड्स ऑफ द स्टेट्स और डेलीगेशन के लेवल की मुज़ाकरात के बाद भी हम कोई जॉइंट कम्युनिक तो नहीं देख सके हैं कि जो वहाँ से मुश्तरका एलामिया कोई आ सके। इसका मतलब है कि जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह दोनों साइड्स के मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वी हैव एग्रीड टू डिसएग्री वाली बात है। दोनों को बातचीत करते रहने चाहिए और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। हम ऑलरेडी भारत के साथ हॉट बॉर्डर्स में हैं, इसके बाद हम अफ़गानिस्तान के साथ हॉट बॉर्डर्स में चले जाएं, फिर हम ईरान के साथ हॉट बॉर्डर्स में चले जाएं, तो चारों तरफ तो लड़ाई नहीं खेली जा सकती। बिल्कुल। ये तो भारत की ख्वाहिश होगी कि हमारे चारों तरफ से बॉर्डर्स हॉट हो जाएं। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिकली टैकल करने की ज़रूरत है और थोड़ा गेन करने की ज़रूरत है और उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि बेशक, लेकिन हम तालिबान के कोई गारंटर्स का रोल हमें नहीं लेना चाहिए। तालिबान भी इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं जैसे अशरफ गनी इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। अफगानों को अपने इंट्रा डायलॉग अपना करना चाहिए और हमें कोई अंदर गारंटर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि माजी में भी जब हम गारंटर बने हैं तो हमें उसकी कोई ख़ास नेकनामी नहीं मिली। किस्सा मुख्तसर ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत पहले भी ये कह चुके हैं, चाहे पाकिस्तान के दाएं जानिब हो या बाएं जानिब हो, वो हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल मजीद नहीं हो सकता, जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी हो बातचीत या मुज़ाकरात की टेबल पर ही आकर हल हो सकता है। और आज का जो उनका दौरा है वो इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। और अभी लेटेस्ट जो अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कि मुज़म्मिल सरवदी साहब बात कर रहे थे कि भारत तो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के लिए जो मामलात हैं वो बेहतर हों, चारों अतराफ से पाकिस्तान के लिए आग बबूले की सूरत हाल हो। रिसेंटली अपडेट की आई कि अभी आज़ाद कश्मीर में भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर हमारी अस्करी क़यादत हो, जब तक वहाँ से कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आती हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि भारत झूठ बोलने का आदी है। आगे बढ़ते बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से, खारजी अमूर के हवाले से अपनी डिस्कशन के अंदरूनी मामलात के भी जायज़ा ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो 2021 जनवरी तक चली जाएगी और उसको जाने के लिए ऑप्शन ABC किसी भी ऑप्शन का इंतखाब करना पड़ा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि PDM की जानिब से 12 नकाती एजेंडा में साके पाकिस्तान की सूरत में मंजर आम पर आया है। अब उसके बाद सिचुएशन कहां पर ठहरती है कि क्या वाकई जनवरी तक इस हुकूमत को घर जाना होगा? नासिर भी चौधरी साहब, PDM PTI को हुकूमत से निकाल सकती है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल निकाल सकती है, अगर कौमी असम्बली में अदम अतमाद की तहरीक पास करवा ले तो मसला ही नहीं है। अदम अतमाद की तहरीक लेकर आए, हम वोट लें, निकलवा दें। लेकिन ये जो आपने मुझे जुमला सुनाया बिलावल का कि कोई भी ऑप्शन हो हम उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं और इस्तेमाल करेंगे, यही मैं समझ में बिल्कुल नहीं आया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेसिक फ़िलासफ़ी उसके ख़िलाफ़ है। ये कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन दो ही होते हैं कि जमहूरियत से जाना, वोट से जाना, या तहरीक अदम से जाना, या खुद इस्तीफ़ा दे देना, और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई फ़ौजी ऑप्शन नहीं है कि फ़ौज इनको घर भेज दे। अगर वो भेजेगी तो
हम सब यहाँ बैठे हैं, मुखालफत करेंगे उसकी। बात ये है कि मैंने पहले भी कहा था, PTI अपने वज़न से खुद गिरेगी। उसका जो अपना वज़न बन रहा है आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, वफाक में भी और अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है ड्रामा, उसमें भी वो खुद गिरेगी और ख़ुद गिर रही है वो। अच्छा, उनकी अपनी काबीना जो है उसकी सूरत हाल आप देख लीजिए कि वहाँ कितने इख्तलाफात हैं, कितने संगीन इख्तलाफात हैं, और कौन किस बात पे लड़ रहा है काबीना के अंदर। नदीम बाबर से पे कौन गुस्सा कर रहा है, फैसल वाडवा को प्राइम मिनिस्टर अलग क्यों ले जाते हैं भाई इधर आ, क्योंकि फैसल वाडवा को गुस्सा आ गया था कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, कौन फैसले कर रहा है हमारे, हमें नहीं पता, ये गलत दे रहे हैं हमें आदाद शुमार। वो है बैसाखियों पे खड़े हुए हैं ये, इनकी बैसाखियों को अगर गिरा दिया जाए तो ये गिर जाएंगे, लेकिन कोई और ऑप्शन और इस जो मैंने बताएं इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा जनरल साहब, अभी NBC ने GB इलेक्शन का हवाला दिया विफाक के हवाले से, PTI की गवर्नमेंट के हवाले से। हम अगर PDM के हवाले से बात करें तो उसकी दो बड़ी जमातें वहां पर मौजूद थी ना, पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी। खातरखा कामयाबी तो उन्हें भी नहीं मिली, फिर किस तरह से जनवरी में हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान वाला किस्सा जो है वो तो निस्बतन पीछे चला गया, क्योंकि जिस चीज के ऊपर बिलावल ने नारा लगाया था कि जनाब वो 400 वोटों से जीत रहा था और फिर वो 2 वोटों से हार गया हमारा कैंडिडेट, तो वो तो PMLN के कैंडिडेट से हारा, पीपल्स पार्टी का आदमी PMLN के कैंडिडेट से हारा। तो नेचुरली उसमें जो इल्जाम था उसमें वजन ना रहा, तो अब वो दूसरी बातें कर रहे हैं। इसके गिलगित बल्तिस्तान की बातें इतनी नहीं हो। जो NBC बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि एक हुकूमत अगर खुद अपने तौर पे गलतियां करे तो वो उनकी गलतियां उनके लिए मसला बन सकती हैं, क्योंकि ये थिन मेजॉरिटी में बैठे हुए। उसके अलावा जो ऑप्शंस है वो सारी आईनी अगर आप सामने रखें तो वो तो इनके पास पहले दिन से मौजूद हैं कि ये पार्लियामेंट में सारे रिजाइन कर सकते थे, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे मूव कर सकते थे। ये चीजें तो इनके पास पहले से थी और वो ऑप्शन इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। तो बाकी अगर आप ये कहें कि जनाब मेरी बड़कों से नारों से कोई घर चला जाएगा, तो वो तो नहीं जाता कोई भी ऐसा। वो आपने देखा कि धरनों से नहीं कोई गया, कोई एहतजाज से या जलसों से नहीं जाता। तो आईनी रास्ते बिल्कुल अवेलेबल हैं और अगर उस पर ये काम करें, मेहनत करें तो घर भेज भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन चूंकि ये आईनी रास्ते पहले से मौजूद हैं और उन पर हमने देखा कि अमल ये कर ही नहीं रहे, तो बाकी जो कुछ भी है वो मेरा ख्याल है ऐसे ही वो गुफ्तगू ही है, ज्यादा नाराबाजी है और इसके अलावा कुछ। अनिका जनरल साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी आईनी ऑप्शन पर गौर नहीं किया जा रहा, उस तरह से तो पीपल्स पार्टी या PMLN सोचने का नाम नहीं ले रही। तो फिर जो भी ऑप्शन से क्या मुराद है, कैसे भेजेंगे जनवरी तक? देखिए, जो भी ऑप्शन है वही जो कि आपको PMLN भी जिसकी तरफ रास्ता करते हुए नजर आ रही है और अब पीपल्स पार्टी भी आपको वहीं की तरफ रास्ता करते हुए नजर आ रही है। ये दोनों जमातें अपने आप को जमहूरी जमातें कहती है। इन जमातों में जमहूरियत नजर आती है या नहीं, इसका जो है जायजा वो आवाम खुद ले लें। लेकिन मेरे लिए ये चीज जरूरी है, जिस तरह आपने कहा कि क्या इस हुकूमत को गिरा सकती है, यहाँ दो मुख्तलिफ जाविये हैं। क्या गिरा सकती हैं और क्या गिराएंगी। गिरा सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल गिरा सकती हैं। ये लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, ये लोग कंप्लीट रेजिग्नेशंस दे सकते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 जमातों में मुहित है, 11 जमातें अपोजिशन की रिजाइन करें और हुकूमत खुद से ना गिर जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगला सवाल, जो अगला जाविया है वो ये कि क्या ये जमातें, क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को गिराएगी या नहीं? तो इसका सादा सा जवाब है जी नहीं। इसलिए क्योंकि जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे स्टेक्स इस हुकूमत के गिरने के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक्स सिंध की हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक्स ऑफ कोर्स सेनेट के अंदर जुड़े हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में मुझे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दो बड़ी जमातें ही मुख्तलिफ जावियों से सोचते हुए, मुख्तलिफ डगर पर चलते हुए नजर आ रही हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सीरियस भी है इस मामले पे कि इस हुकूमत को गिराया जाए। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा पहली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान साहब ने करवाई थी
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि मैं ये चाहता हूं, और अभी आधा साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि सारी की सारी जमातें मिलकर रेजिग्नेशन दें। जैसे ही रेजिग्नेशन देंगी तो ये हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली दोबारा से इंतखाबात कराने पड़ेंगे। उस टाइम पर ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मानी, ना पीपल्स पार्टी मानी, ना कोई और जमात मानी जो कि आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में है। तो तरीका इनके पास है, बड़ा आसान सा सादा सा तरीका है, इसको अपनाएंगे ये अभी भी नहीं। अब PMLN रेजिग्नेशंस की तरफ आ जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी रेजिग्नेशंस की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर रही है। आपको याद होगा इंतखाबात जो सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात थे, उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर तानाजनी की गई, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई गई। तो नॉट एट ऑल, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PTI को नहीं गिराएगी, एंड बाय चॉइस नहीं गिराएगी। ठीक है, ठीक है। मुजम्मिल साहब, अनीका ने कहा कि PMLN इस्तीफे दे सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सकती है, उसके स्टेक्स मुख्तलिफ हैं और हुकूमत के साथ हैं एक सूबे को लेकर। लेकिन PDM किसी एक पार्टी की जमात नहीं है, वहां पर PMLN भी है, वहां पर पीपल्स पार्टी भी है। देखिए, माजी को सामने रखना चाहिए, हमें माजी को सामने रखना चाहिए। आप इमरान खान साहब को देखें, उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे, लेकिन उनकी KP में गवर्नमेंट थी और वो परवेज़ खट्टक अपनी वो गवर्नमेंट चलाते रहे थे, और वो KP के से उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे, और सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे, और वो भी जैसे दिए थे और उनका जो हाल था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अगर कौमी असम्बली से, सेनेट से, पंजाब से या और कहीं से इस्तीफे देने हैं तो वो सिंध से भी इस्तीफे देगी और अपनी हुकूमत गिराएगी। क्योंकि माजी में इमरान खान साहब को हमने देखा है कि उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे तो दिए थे, लेकिन KP से इस्तीफे नहीं दिए थे, और परवेज़ खट्टक अपनी वजारत आला चलाते रहे थे। तो ये इसकी एक बड़ी शानदार मिसाल पहले मौजूद है कि आप अपनी हुकूमत से इस्तीफे नहीं देते हैं और वहाँ से इस्तीफे देते हैं जहाँ से आप अपोजिशन में होते हैं, और जौन सी हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं आप उसके खिलाफ इस्तीफे देते हैं। अपनी हुकूमत से कौन इस्तीफे दे देता है? इतनी अकल तो इमरान खान साहब को भी थी कि उन्होंने अपनी हुकूमत से इस्तीफे नहीं देने हैं, और उन्होंने KP की असम्बली भी कायम रखी थी। तो इसलिए तो ये सारी थ्योरी जब आप लोग पेश करते हैं तो वो माजी को भूल जाते हैं कि अगर इतनी अकल माजी में थी तो आज इन 11 जमातों को भी वो अकल होगी कि हमने अपनी हुकूमत तो नहीं गिरानी है, और अगर इस्तीफे देने हैं तो पंजाब से देने हैं, इस्तीफे देने हैं तो कौमी असम्बली से देने हैं, इस्तीफे देने हैं तो सेनेट से देने हैं, इस्तीफे देने हैं तो KP से देने हैं, बलूचिस्तान से देने हैं, सिंध से नहीं देंगे। और उसके बाद जो उन इस्तीफ़ों के नतीजे में आगे गेम बनेगी, उसके नतीजे में सिंध का फैसला होगा। लिहाजा ये बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर किसी लम्हे पे इस्तीफ़ों की बात होगी तो वो माइनस सिंध ही होगी। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि और क्या ऑप्शंस हैं। इस्तीफ़ा ऑप्शंस है, मार्च का ऐलान वो कर चुके हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और जनवरी में वो अगर 11 जमातें मिलकर तीनों चारों सूबों से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती हैं, तो अभी हमने देखा है पिछले मार्च में गवर्नमेंट ने एक मुआहिदा किया है, तो फिर उस मार्च के नतीजे में जो 11 जमातें मिलकर करेंगी क्या मुआहिदा होगा। तो लिहाजा ऑप्शंस अदम एतमाद के अलावा भी काफ़ी हैं जो कानून और आइन के अंदर रहते हुए मौजूद हैं। सिर्फ एक अदम एतमाद ही वो ऑप्शन नहीं है जो कानून और आइन के अंदर है। चले, वो मज़ीद ऑप्शंस क्या है मैं जरा चाहूंगी ज़ैगम साहब उस पर रोशनी डालें, लेकिन ज़ैगम साहब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अनीका, आप एक पॉइंट ऐड करना चाहिए मुज़म्मिल साहब की बात पर। अनीका, क्विकली प्लीज। जी, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वो उस टाइम के इस्तीफे भी जो थे वो फिर इस्तीफे साइन करने नहीं पहुंच रहे थे, तो यहाँ भी इसी तरह से होगा, लिख के रख। ज़ैगम साहब, हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि तब्दील क्या हुआ है, क्योंकि 2008 से 2018 तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें माँ सिवाय इमरान खान के इस बात पे मुत्तफ़िक़ थी कि किसी भी सियासी हुकूमत को, किसी भी मुंतखब हुकूमत को अपनी पूरी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। और 2020 तक भी सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफ़िक़ रहीं। 2014 से इमरान खान ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मुंतखब हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, वो एक जेली इंतखाब से आई है और उसको वक्त से पहले जाना चाहिए, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो। आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन तकरीबन तमाम सियासी जमातें इस बात पे इत्तफ़ाक़ कर चुकी हैं कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही बदनसीबी की बात है
कि जिस तरह इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत की लेजिटिमेसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, उसको इललेजिटिमेट गवर्नमेंट समझते थे, इसी तरीके से इस वक्त की पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस हुकूमत को लेजिटिमेसी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उसके नतीजे में क्या हुआ है, एक सियासी बहरान ने जन्म लिया है, एक पॉलिटिकल इम्पास क्रिएट हो गया है जो इस हुकूमत ने बड़ी मेहनत से क्रिएट किया है। ये सियासी बहरान 2.5 साल इमरान खान और उनकी हुकूमत ने बड़ी मेहनत से क्रिएट किया है कि आज सियासी जमातें, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री जमातें किसी भी अहम से अहम मसले पर भी इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। क्या वो भेज सकती हैं इमरान खान की हुकूमत को? नहीं भेज सकती। कैसे भेज सकती हैं? हमें मालूम है तारीख़ी तौर पर कोई भी अपोजिशन इस तरीके से किसी हुकूमत को नहीं निकाल सकी। अगर जो आपके सामने मिसाल है कि पाकिस्तान की सेनेट में क्या हुआ, इतनी खुली अक्सरियत के साथ क्या नतीजा निकला और उसके पीछे क्या वजूहात थी, जब तक वो वजूहात तब्दील नहीं होती जिनकी वजह से इस अपोजिशन को सेनेट में मार पड़ी थी, तो कोई पार्लिमानी तरीका नहीं है कि ये हुकूमत को चलता कर दें। लेकिन ये कैसे हुकूमत को भेजेंगी? ये वैसे ही भेजेंगी जैसे इमरान खान ने भेजा था, बाय 1000 कट्स, कि मुसलसल हुकूमत को इतने कट लगाए जाएं कि अगर वो घिसटती पिटती मरती इलेक्शन तक पहुंच भी जाए तो इलेक्शन पर जाकर बहुत बुरी तरह से धड़ाम हो। लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान की मईशत को देनी है। तो रातों रात कुछ तब्दील नहीं हो सकता, तरीका एक ही है, वो आईनी है। लेकिन आईनी तरीके की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोच नहीं रही है। उनकी एक ही सोच है कि जो तीसरा दरवाज़ा है वो जाकर खटखटाया जाए, शायद उन्हें वहाँ से कुछ मिल जाए, क्योंकि जो आईनी ऑप्शन है वो फिलहाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की नज़र आ रही है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। कुछ बात मुल्क की इकोनॉमी की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सालाना रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी बेहतर आ रही है और करंट अकाउंट भी अब काबू में है। तरसीलाती ज़र मुसलसल 5 माह तक ज्यादा रही है, जबकि इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी मुसलसल तीसरा माह मुस्बत रुझान मंजर-ए-आम पर रहा है। लेकिन ये जो अदाद-ओ-शुमार आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजर-ए-आम पर लाए गए हैं कि पीटीआई हुकूमत मईशत को दुरुस्त रास्ते पर लाने में कामयाब हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। एनबीसी, आपको लग रहा है जो मुआशी अशारी आज सामने रखे गए हैं उससे ये बात सादिक आती है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी जो है वो ज़रा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है? बिल्कुल। कराची सर्कुलर रेलवे आज शुरू हुई है, जो सर्कुलर नहीं है, जो स्ट्रेट है। और फिर धोखाधड़ी की वारदात हुई है हमारे साथ कि औरंगी के बजाय थोड़ा सा फासला तय करके उन्होंने कहा जी वाह वाह आपने ट्रेन शुरू कर दी, 7 या 8 किलोमीटर का फासला है वो, जबकि सर्कुलर ट्रेन 60 से 70 किलोमीटर का फासला तय करती है। छोड़ें, तो यही मैशियत की सूरत हाल है। हमने छोटी पटरी पे मैशियत को ले आए हैं और कहते हैं कोरोना से पहले की सूरत हाल बहाल हो गई है। कोरोना से पहले की सूरत हाल क्या थी? वो भी बेहाल थी, वो भी बेरोज़गारी थी, वो भी इन्फ्लेशन था, वो भी गलत पॉलिसीज़ थी। वो गलत पॉलिसीज़ का फॉल आउट था। शरह सूद में इजाफा, एक अजीब पागलपन था। बेहंगम अंदाज में हम पॉलिसीज़ लेके आ रहे थे। हमने हर चीज़ को बंद कर दिया था, हमने इम्पोर्ट को बंद कर दिया, हमने इम्पोर्ट की बंद करने की कीमत पर हमने एक्सपोर्ट बंद कर दी अपनी। अजीब सूरत हाल है, कभी तेल तलाश कर रहे हैं वहाँ नाकामी हो रही है, कभी कुछ और कर रहे हैं वहाँ नाकामी हो रही है। तो ये पॉलिसीज़ थी कोरोना से पहले की। कोरोना के बाद ज़ाहिर है अफेक्ट हुआ, कारोबार बंद हुआ, कारोबार बंद होने से नुकसान हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगले साल भी कोई खुशखबरी नहीं है आपके लिए। अगले साल भी आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7 से 9% रहेगा जी। यानी महंगाई वही रहेगी आपके लिए। आपके लिए बेरोज़गारी की कोई आपको खुशखबरी नहीं सुनाई गई कि ख़त्म होने वाली है। महंगाई के बारे में कोई अच्छा हमें नहीं मालूम कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है, हमारी फसलें कितनी होनी है। हमें ये पता है कि हमारी फसलें ख़राब होंगी, क्योंकि उनके लिए जो हमने सपोर्ट प्राइस रखी है वो किसानों काबिल कबूल नहीं है। ये भी इत्तला है कि किसान कह रहा है मैं अपने घर के लिए गंदम काश्त करूँगा, बाकी का काश्त नहीं करूँगा। उसके अलावा माशरती नाहमवारी, गरीब और अमीर का फ़र्क बहुत बढ़ गया है। मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। लोअर मिडिल क्लास को छोड़ दें आप, गुर्बत की लकीर और ऊपर चली गई है।
और मिडिल क्लास से जो लोग बैठे थे वो गुर्बत की लकीर पर आ गए हैं। इसको किस तरह आप बहाल करेंगे? ये बेसिक्स हैं हमारे, ये बेसिक्स हैं कि जब तक आपका प्राइस इंडेक्स, आपकी सब्जी, आपका बैगन आलू, आपका गोश्त, ये चीज़ें सस्ती नहीं होती, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचता। और आवाम को फ़ायदा, पैसा जब आएगा लोगों के पास तब बात बनेगी। कल बात हो रही थी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की, वो कह रहे कोई हमसे लोन ले ही नहीं रहा। आप बहुत बातें कर रहे हैं हाँ कंस्ट्रक्शन की, कोई हमसे लोन नहीं ले रहा। बहुत कम लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है। हालात कब पॉलिसी बदल जाए उसका अंदाज़ा नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत अच्छी बात है कि हम ट्रैक पे जा रहे हैं, छोटा ट्रैक सही, आगे जाके शायद बड़े ट्रैक में गवर्नमेंट को क्रेडिट दे रहे हैं फिर आप इसका? पिपरी से औरंगी तक सबको क्रेडिट तो भी किसी को देना ना। अभी तो पॉलिसीज पर अमल होना बाकी है, ठीक है, अभी तो प्रोडक्शन फिर होना बाकी है। एक थोड़ा सा आपको फायदा हुआ है, थोड़ा सा, और प्राइम मिनिस्टर ने ये हुक्म दिया है काबीना के इजलास में कि सब बाहर जाकर कहें कि महंगाई खत्म हो गई है और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। बैक टू द टॉपिक अगेन, हम बात करें यहाँ पर इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के हवाले से कि जिस तरह से स्टेट बैंक ने जो आदाद-ओ-शुमार दिए हैं, क्या वो मौशी इशारे बताते हैं कि हम एक पॉजिटिव राह पर निकल पड़े हैं, अब इकॉनमी बेहतर होगी? अनिका, योर टेक। देखिए, इकॉनमी बेहतर होगी, ये बहुत सारी चीजों पर इसका इन्हिसार होता है। स्पेशली आज जो आदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक की तरफ से आए हैं उसके अंदर दो चीजें मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं। रेमिटेंसेस बढ़ी है इसलिए क्योंकि आलमी सतह पर बाकी ममालिक के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ गई है और हमारे ज्यादातर लोग मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, और मिडल ईस्ट में किसी भी मुल्क के अंदर एज सच सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो वहां जो पाकिस्तानी मौजूद है, वहां जो पाकिस्तानियों के पैसे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस भेज दें। रेमिटेंसेस बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है। दूसरी तरफ हम लोगों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ गई है और 3 माह से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, बिल्कुल दिखा रही है। उसकी भी एक वजह, जहां बहुत सारी पॉलिसीज बेहतर होना है वहां एक वजह कोरोना भी है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स जो भारत को और बांग्लादेश को जाते थे वो हमें आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम कोरोना में काम कर रहे हैं और वहां बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन है, इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो चीजें हैं स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो प्रोड्यूस कर सके। अब बात ये है कि हमारी ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको परमानेंट कैसे बनाना है। इसको परमानेंट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने बिजनेसमैन की मैन्युफैक्चरिंग को आसान करना होगा। अपने बिजनेसमैन को जो बाहर से अशिया आती रही हैं, इंपोर्ट बेस हमारी इकोनॉमी रही है, उसके कंपैरिजन में टैक्सेस के अंदर या तो छूट दी जाए या अगर जो टैक्सेस लगाए जाए वो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। इस तरीके से उसको सपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ आए तो पाकिस्तान की मईशत एट दिस पॉइंट इन टाइम एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहां हम इंपोर्ट बेस से एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहे हैं। जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर उसका पैसा या उसका जो उसकी करेंसी है वो नीचे जाती है और डॉलर ऊपर जाता है, तो वहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है। जहां बहुत सारे मसाइल आते हैं वहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है और वो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उस मुल्क के पास ये सहूलत होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जर्रे मुबादला जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सके। पाकिस्तान में लेकर आने से फायदा ये होगा कि ऑब्वियसली हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी, और इसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ने की तरफ जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत का सारा जोर पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने में लगाना होगा और जैसा मैंने पहले कहा कि उसके लिए अपने होम ग्रोन बिजनेसेस को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को हम कट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसकी वो बेसिकली पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट में लगती है। इसलिए हुकूमत ने कुछ सिमत की सेटिंग की है। अब इस सिमत को पकड़े रहना और इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट रिस्टोर करने की बात कर रही है, एक्सपोर्ट रिस्टोरेशन। जगम साहब, अनिका,
कॉटन एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दूसरे या तीसरे नंबर पर रहा करता था, लेकिन अब पाकिस्तान का 5वां नंबर है अगर हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी बात करें तो। देखिए, कॉटन की तो बहुत ही एक अफसोसनाक कहानी है और हमें अलग से बात करनी होगी कि कैसे बहुत बुरी हमें 5 बिलियन डॉलर का उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। किस तरीके से पाकिस्तानी जो किसान हैं वो मफलूकुल हाल हो रहे हैं और इस साल 40% कपास की पैदावार कम हो सकती है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत एग्रीकल्चर पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन जो हमारा इस वक्त का मौजू है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत ही अहम एक सेक्टर है। हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग का जो 80% है, 80% वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से आता है। अगरचे ये हमारी जीडीपी का 10% है, लेकिन बहुत बड़े तादाद में ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रोज़गार भी फराहम करती है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में टैक्स का बड़ा हिस्सा भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से आता है। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कहानी ये है कि पिछले साल में जो पूरे साल के आदाद-ओ-शुमार हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.7% सुकड़ गई थी, नेगेटिव में गई थी। ठीक है जी, पिछले साल तो ये हालत थी। अभी जो फिगर्स आई हैं ये सिर्फ एक महीने की फिगर पे बता रहे हैं कि इस साल का सितंबर पिछले साल के सितंबर के मुकाबले में 10% ग्रोथ आई है। यानी तकरीबन पिछले साल का लॉस जो है, अगर बहुत ही बड़ी बात हुई तो इस साल शायद हम पिछले साल का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो लॉस है वो रिकवर कर लें। दूसरी बात यह है कि ये ग्रोथ ज़्यादा आई है 2 सेक्टर्स में से, एक ऑटोज़ और दूसरा सीमेंट। 2 साल से जो लोगों ने गाड़ियाँ नहीं खरीदी थी, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल नहीं खरीदे थे, वो कुछ खरीदने लगे, अच्छी बात है। सीमेंट जो अच्छा साइन होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे फिर एक और दिलचस्प बात है, सीमेंट बिक रहा है, सरिया नहीं बिक रहा, शीशा नहीं बिक रहा, बाकी चीज़ें नहीं बिक रही। तो ये सीमेंट कैसे बिक रहा है और सिर्फ सीमेंट में कैसे ग्रोथ आ रही है, ये भी एक मुअम्मा है। फिर सबसे अहम बात यह है कि क्या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है वो हमारी मईशत की ग्रोथ के साथ लिंक्ड है? क्या उसके साथ इस साल हमारी मईशत भी बढ़ेगी? देखिए, पिछले साल अभी हमें आज ही ये पता चला कि पिछले साल 1952 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की मईशत नेगेटिव में गई है। ये मामूली बात नहीं है। 1952 के बाद थोड़ी मुसीबतें नहीं आई हम पे जंगें भी आई हैं, कहत जैसी सूरत हाल भी आई है, फ्लड्स भी आए हैं, ज़लज़ले भी आए हैं, क्रॉप्स भी फेल हुई है, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1952 से आज तक अगर किसी साल हमारी मईशत नेगेटिव में गई तो वो पिछला साल था। और इस साल वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि सिर्फ 0.5% हमारी मईशत बढ़ेगी, जबकि हमारी आबादी 2.4% बढ़ रही है। इस सूरत हाल में कोई नौकरियां नहीं बढ़ सकती, कोई रोजगार नहीं बढ़ सकता, कोई गुर्बत में कमी नहीं आ सकती। एक अच्छा इंडिकेटर है, हमें दुआ करनी चाहिए पूरे साल पे भी बेहतर हो, दूसरे इंडिकेटर्स भी बेहतर हो, लेकिन जो मईशत की ओवरऑल सूरत हाल है वो वही है जो दोस्तों ने डिस्कस की है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम सितंबर का मवाजना कर रहे हैं माजी के सितंबर से, लेकिन हम अगर अपने पिछले 3 माह के हवाले से भी बात करें, फर्स्ट क्वार्टर के हवाले से, तो वो भी सरप्लस रहे थे और ये तकरीबन चौथा महीना है जिसे स्टेट बैंक की जानिब से बात की जा रही है। जनरल साहब, देते हैं क्रेडिट आप इस तमाम तर सूरत हाल का गवर्नमेंट को? देखिए जी, ये जो अभी इंडिकेटर्स हैं और जो फिगर्स आए हैं उसके तहत तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट है, बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन इसका ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, आप देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या रियल एस्टेट वगैरह, उसमें कुछ बेहतरी आई है और वो इसलिए आई कि आपने कहा जनाब हम आपसे पैसे का हिसाब नहीं लेंगे कि कहां से आया। पैरेलल इकोनॉमी आपकी इतनी बड़ी थी, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी, जिसको इन्होंने डरा धमका के बंद कर दिया। आज वो इकोनॉमी बड़े थोड़े, जिस सेक्टर को आपने छूट दी वो चल निकला कुछ ना कुछ, और बाकी सेक्टर्स में आप अगर इजाजत नहीं दे रहे तो वो इकोनॉमी लोग उसमें से पैसा लगाते हुए डरते हैं कि पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। नतीजा ये है कि आम आदमी को उस वक्त फायदा पहुंचता है जब ये हमारे जैसे मुल्क की पैरेलल इकोनॉमी जो है वो खुली चल रही है। वो चलती है तो आपको रोजगार भी मिलना शुरू हो जाता है, लोगों को, मजदूर को मजदूरी भी मिल जाती है, वो काम कई जगहों पे चलता नजर आता है। एक तो वो आज देखिए कि वो सिर्फ एक सेक्टर में आपको इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी जो वो फंक्शनल नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कुछ कमाई कर रहे हैं, पहले की निस्बत आपकी एक्सपोर्ट्स कुछ बेहतर हो गई, तो जो आपकी बोरी में सुराख है वो तो आप भर नहीं रहे। जो हमारा सर्कुलर डेट है वो वहीं का वहीं बढ़ रहा है,
जो आपके लॉसेस हैं गवर्नमेंट की, जो अपनी एंटिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के अदारे हैं, जिस तरह PIA या स्टील मिल वगैरह, ये तो गले का हार बने हुए हैं और उनमें पैसा लग रहा है आपका। तो इसी तरह रियासत के अंदर अपने खर्चात कम करने का मकसद कहने का ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आपकी कमाई को जाया करने के जो रास्ते हैं वो बंद होने चाहिए थे। पॉलिसीज आपकी वो बननी चाहिए थी कि कम से कम ये जो लॉस हम रोजाना भरते रहते हैं वो ना बढ़े। अगर वो आपके इसी तरह पाइल अप होते रहे तो जो आप कमाएंगे वो उधर निकल जाएगा। तो नतीजा ये है कि आपने ये उस तरफ पॉलिसीज अपनी वजह नहीं की या उधर मेहनत नहीं की। इसके अलावा आप अगर देखें तो और इश्यूज भी हमारे कई, यानी आप अगर देखें तो हमने रिफंड्स दिए हैं, हमने बहुत बड़े कर्जे उतारने का, वो कर्जों की किस्त भी दी है, साथ उसके मार्कअप दिए हैं, बहुत बड़े बड़े खर्चे हमने इसमें से निकाले हैं। वो कुछ बेहतरी नजर आती है उसमें कि आपने कुछ कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपका कर्जा बढ़ भी रहा है। तो ये एक ऐसा, अब मुझे तो एक ऐसा झंझट सा नजर आ रहा है कि जहां पे कुछ बेहतरी नजर आती है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नजर आता है कि उनका अगर कुछ मतलब किया तो ये बेहतरी का मतलब 1/4 हिस्से को हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी के पूरे सर्कल में कोई पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही हो। बिल्कुल उस तरह नहीं कह सकते। सोहरवर्दी साहब, देखिए मुझे गवर्नमेंट के ना एक नैरेटिव चेंज में नज़र आया है। सब ने बात कर ली इकॉनमी की सूरत हाल, तो सब ने, जैगम साहब ने भी, NBC ने भी, एनिका ने भी, जनरल साहब ने भी बता दी। लेकिन पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो इस गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया है कि उसने अपनी कारकर्दगी पर ज़िंदा रहना है। अफसोस की बात ये थी कि पहले 2.5 साल इस हुकूमत को ये एहसास नहीं था कि उसने कोई कारकर्दगी दिखानी है, कोई काम करना है। उसका ये ख्याल था कि गुज़श्ता हुकूमतों को बुरा भला कह के, गालम गलूज करके वो अपनी पॉपुलैरिटी भी बरकरार रख लेंगे और मुल्क भी चला लेंगे। लेकिन 2-2.5 साल बाद अब इस हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया है कि मज़ीद ना तो गालियाँ निकाली जा सकती हैं और मज़ीद ना अपोजिशन को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब उनको कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी और अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने लानी पड़ेगी। अब ये कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है ये तो पाकिस्तान की अवाम फैसला कर लेंगे जब उनके पास वक्त आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत को ये एहसास हुआ है तो उसको अपनी कारकर्दगी लोगों को बतानी है, उसको बताना है कि वो क्या काम कर रही है, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं और वो आगे लोगों के लिए क्या करना चाहती है। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमें महंगाई की वजह से बहुत गालियां पड़ी हैं। पहले तो वो लोगों को गालियां दे रहे थे, अब उन्हें ये समझ आ गई है कि हमें भी गालियां पड़ सकती हैं अगर हम सही काम नहीं करेंगे। और उन्होंने ख़ुद फैसलाबाद में कहा कि हमें महंगाई की वजह से गालियाँ पड़ी हैं। तो पॉजिटिव बात तो ये है कि कहीं ना कहीं इनको एहसास होना शुरू हो गया है कि भाई काम भी करना है, भाई हुकूमत भी करनी है, भाई मुल्क चलाना भी है। जो पिछले पहले 2 साल इनको नहीं था और इनका ख्याल था कि हम पिछली हुकूमतों को बुरा भला कह के सब उन पर डालकर बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। लेकिन अब इनको ये समझ आ गई है, ये पॉजिटिव बात देर आई है। 2-2.5 साल इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं जिस गवर्नमेंट के पास 5 साल हो कारकर्दगी दिखाने के लिए, और वो उसमें से 2.5 साल ज़ाया कर दे और कोई काम ना करे और फिर उसके बाद वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश करे तो उस ट्रेन का हाल सर्कुलर रेलवे वाला ही हो जाता है जो NBC कह रहे हैं। वो 6-7 किलोमीटर की ही रह जाती है, क्योंकि अगर आप 5 साल काम करें पूरा तो आप अपनी कोई परफॉर्मेंस एट द एंड दिखा सकते हैं जब मुद्दत पूरी हो। लेट है ये गवर्नमेंट, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इन्हें आटे की कीमत का एहसास है, इन्हें बिजली की कीमत का एहसास है, इन्हें गैस की कीमत का एहसास है, ये अब पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अब लोगों की प्रॉब्लम्स का एहसास होने चला है। और फैसलाबाद में जैसे कि आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर ताजरों से मुलाकात की, जिस तरह से उन्होंने ये कहा ना कि कपड़े और धागे से बढ़कर ताजरों को मजीद कुछ करना होगा, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सरप्लस नहीं देखना होगा अपने करंट अकाउंट का, हमें सर को भी देखना होगा, हमें ट्रेड डेफिसिट को भी देखना होगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी में इजाफा करना होगा और एक्सपोर्ट रिस्टोरेशन की तरफ भी जाना होगा। इसी के साथ ही मुझे और पार्टिसिपेंट्स को दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।